हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और भारत के प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, और निर्वाचन के पश्चात इनके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं जिसके तहत ये कार्य करते हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इस क्लास को स्टूडेंट आपने लास्ट तक जरूर वॉच करना है, बीच में क्लास मिस नहीं करनी है। और साथ में जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपनी नोटबुक पर जरूर राइट डाउन करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, इनका निर्वाचन कैसे होता है। देखो, हमारे देश में हर वर्ष लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का प्रमुख होता है। और इससे पहले आपने क्या ध्यान में रखना है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो उसके पद की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में की गई है, 75 में की गई है। कुछ बुक्स के अंदर 74 लिखा हुआ है, वहां 74 आपका गलत है, वहां आपने करना है 75। देखो, अनुच्छेद जो 74 है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, कि प्रधानमंत्री से पहले जो मंत्री परिषद चुनी जाती है। देखो, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय मंत्रियों का चुनाव होता है, मंत्रियों को वोट दिए जाते हैं। मैंने भी आज तक जितने भी लोकसभा चुनावों में भाग लिया, मैंने प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं किया, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं चुना प्रधानमंत्री के रूप में। मैंने सिर्फ उसी व्यक्ति को चुना जो हमारे लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ, और वही व्यक्ति हमारे देश में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, जितने भी वो व्यक्ति हैं, मान लीजिए लोकसभा की सीटें हमने की थी, लोकसभा किया था। लोकसभा का गठन कैसे होता है कि लोकसभा के अंदर कुल 552 सदस्य हैं, कुल 552 सदस्य हैं। ये 552 सदस्य मिल करके, आपस में मिल करके किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। अब यहाँ हमने वोट किसको दिया, 552 का चुनाव किया था, ना कि प्रधानमंत्री को। और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। तो यहाँ 75 के अंदर तो प्रधानमंत्री आ जाएगा, और 74 में प्रधानमंत्री से पहले जो मंत्री परिषद होती है वो आती है, ध्यान में रखना है आपने। और प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मैंने आपको बताया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष वो जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। समझ आ गया आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है, उसके पास जितनी भी शक्तियां होती हैं उन शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और साथ में जो इनके साथ मंत्रिमंडल होता है, इनके साथ जो मंत्री परिषद होती है वही इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिसके तहत वो कार्य करते हैं। ये निर्वाचन इतना ही था प्रधानमंत्री का, निर्वाचन सिर्फ इतना ही है। समझ आ गया आपको। अब हम बात करेंगे आगे इनकी कार्य शक्तियों की। प्रधानमंत्री के पास जो कार्य शक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूंगा जिसको आपने अच्छे से याद करने हैं। पॉइंट आपको याद हो गए तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसके अंदर कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण करना। देखो, मंत्री परिषद जो होती है प्रधानमंत्री की, इसके अंदर प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करता है जो जो उनके सर्वाधिक करीब होते हैं या जिनकी छवि जनता के बीच में बहुत अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर विभागों का बंटवारा, कि जो मंत्री परिषद में शामिल किया गया है मंत्री, उसे कौन सा विभाग देना है,
उसका कार्य भी प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। विभागों का बंटवारा। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर मंत्री परिषद का कार्य संचालन, कि मंत्री परिषद जो भी कार्य करेगी वो प्रधानमंत्री की देखरेख में करेगी, उसकी अगुवाई में करेगी। चौथा आ जाएगा विभागों में समन्वय। पांचवा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर लोकसभा का नेता। भाई सभी ने मिलकर के इसका चुनाव किया है तो नेता तो होगा ही सबका, और साथ में हमारी जो लोकसभा है। और छठा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता, यानी कि उन दोनों को जोड़ने वाला, उन दोनों के बीच की मध्यस्थता करने वाला कौन है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। करेंगे आगे इसको सारी डिटेल में बताने वाला हूं मैं आपको। और सातवां पॉइंट आता है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना, ये 7 पॉइंट है, 7 शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री जिसका प्रयोग करता है। तो ध्यान से देखना है, लास्ट तक जरूर वॉच करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट था हमारा मंत्री परिषद का निर्माण करना, कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक मंत्री परिषद बनाई जाती है। अब यह मंत्रिमंडल की बात नहीं हो रही कि जो हमने 552 सदस्य चुने थे उनकी बात नहीं हो रही, कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करता है। अपने लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करता है। सबसे पहले इसका कार्य यही होता है। और वो मंत्री कौन कौन होंगे, किस किस को मंत्री परिषद में शामिल करना है, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। किस मंत्री को मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा ये सब प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, हमने देखा था इसके अंदर विभिन्न विभागों का बंटवारा, कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे मंत्री केंद्रीय मंत्री के रूप में स्वीकार किया गया, उससे शामिल किया गया, एक मंत्री को तो रेल मंत्री बना दिया। देखो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग विभाग दिया जाएगा। एक व्यक्ति जिसको एक से ज्यादा 2 विभाग भी दिए जा सकते हैं, एक से ज्यादा विभाग भी उसको दिया जा सकता है, अदरवाइज एक विभाग तो मिलेगा ही मिलेगा। एक व्यक्ति को रेल मंत्री बना दिया, एक को खेल मंत्री बना दिया, एक को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। देखो ये सारे विभाग हैं, अलग अलग विभागों का अलग अलग मंत्री चुना जाता है, जिससे वो अपने विभाग के कार्यों को अच्छे से देखते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जो मंत्री पद के लिए चुने गए हैं, अलग अलग विभागों से चुने गए हैं, ये व्यक्ति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही उनका कार्य संचालन होता है। क्यों, देखो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, कार्य संचालन ही था। अगला पॉइंट क्या है हमारा, कार्य संचालन, कि जो भी मंत्री चुना जाता है वह किसके निर्देशन में काम करता है, प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करता है। और प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के ही वो अपने विभागों से संबंधित कार्यों को पूर्ण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मंत्रिमंडल के अंदर जो भी बैठकें होती हैं, मंत्रिमंडल में जो भी बैठकें होती हैं, उन बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री उनका प्रमुख होता है। और इसके अलावा हमारा जो अगला पॉइंट है वो आता है विभागों में समन्वय स्थापित करना। जो विभिन्न विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करना। देखो समन्वय का मतलब कि यदि किसी विभाग में आपसी मतभेद चल रहा है, 2 विभागों में आपसी मतभेद चल रहा है, तो उस परिस्थिति के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा, उन दोनों में समन्वय स्थापित करवाएगा, समझौता करवाएगा। जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उनके बीच में मतभेद है, मनमुटाव है, उनको दूर करने का जो प्रयास है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, उन समस्याओं को, उन मतभेदों को फिर भी दूर नहीं किया जाता, तो प्रधानमंत्री के द्वारा उन दोनों विभागों के मंत्रियों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। अगर
कोई व्यक्ति, कोई मंत्री, इन दोनों में से एक मंत्री भी प्रधानमंत्री की बात से सहमत हो जाता है और दूसरा नहीं है, तो प्रधानमंत्री द्वारा उस दूसरे मंत्री को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। देखो, जो भी मंत्री बना प्रधानमंत्री द्वारा ही चुना गया और प्रधानमंत्री ही उसे उसके पद से, उसके विभाग से हटा सकता है, लेकिन हटाने की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा सिर्फ चुनाव किया गया था, प्रधानमंत्री ने सिर्फ चुनाव किया था और चुनाव करने के पश्चात इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इन्हें हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करता है। देखो, सबसे पहले नियुक्ति का जो प्रस्ताव था वो भी प्रधानमंत्री ने दिया, किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। हटाने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री ही देते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लोकसभा का नेता, कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नेता होता है, कि जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं वो अपनी इच्छा से बहुमत के आधार पर देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, इसलिए यह जो व्यक्ति है वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होता है वो कानून निर्माण के समस्त कार्यों का नेतृत्व भी करता है, कि हमारी लोकसभा के अंदर जो भी कानून निर्माण संबंधी कार्य किया जाता है, कानून निर्माण संबंधी जो भी कार्य किया जाता है उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। देखो, लोकसभा के अंदर कानून निर्माण के लिए सबसे पहले क्या होता है? एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, प्रस्ताव तैयार करने के बाद उसे बहुमत से प्राप्त करना जरूरी है। यदि बहुमत नहीं मिलेगा 2/3, तो उस परिस्थिति में वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया जाता है और जो भी प्रस्ताव बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता के रूप में जो कार्य है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। देखो, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर सकता है। मान लीजिए कोई विषय ऐसा है जिस पर राष्ट्रपति ने किसी मंत्री से बात करनी है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सबसे पहले प्रधानमंत्री से बात करेगा, सीधा वो डायरेक्ट मंत्रिमंडल के पास नहीं जाएगा, उस मंत्री के पास नहीं जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो सबसे पहले प्रधानमंत्री से बात करेगा और प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रिमंडल से बात करेगा। यदि वही परिस्थिति, यदि किसी मंत्री ने राष्ट्रपति से किसी विषय संबंधी बातचीत करनी है, तो सबसे पहले जो मंत्री है वो किससे बात करेगा? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री किससे बात करेगा? राष्ट्रपति से। ये प्रक्रिया, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे लास्ट पॉइंट की। 7वां पॉइंट आता है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना, कि हमारे देश में जो भी पद हैं इनके लिए क्या होता है, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं इनका जो निर्वाचन है वो तो मंत्रिमंडल करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति संबंधी जो कार्य है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं उसका वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? वो मंत्रिमंडल ही करता है। वही मंत्रिमंडल इन उच्च अधिकारियों का चुनाव करते हैं, प्रस्ताव के द्वारा उन्हें नामित किया जाता है और उसकी एक जो लिस्ट है वो बनाई जाती है जो राष्ट्रपति को भेजी जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन व्यक्तियों का नियुक्त किया जाता है, इन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त करना चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से सलाह लेगा। यदि नियुक्त कर भी दिया गया है तो फिर भी राष्ट्रपति जो है वो एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा मंत्रिमंडल के समक्ष, इस व्यक्ति को
अचानक से ही आकस्मिक रूप से इसे नियुक्त किया गया है। यदि मंत्रिमंडल उसे बहुमत दे देता है, उसे उस प्रस्ताव को मंजूर कर लेता है, तो वो व्यक्ति उस पद पर अपने कार्य को करता रहेगा। ये था प्रधानमंत्री पद की कार्य शक्तियाँ। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अगर आप 2 बार इसे रिवाइज करोगे, रीड करोगे, तो आपका टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। ओके। और जिन्होंने पिछली क्लासों को वॉच नहीं किया है, मैं ये कहूँगा कि वो क्लास फर्स्ट से लग जाएं, क्लास फर्स्ट से वो चालू कर दें। और अब तक बहुत क्लासें हो चुकी हैं, लगभग हम क्लास 38 तक पहुंच चुके हैं, 38 तक पहुंच चुके हैं। तो जिसने भी वो पहले की क्लासें मिस की हैं, वो उन्हें अच्छे से वॉच करें, अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करें। कल की हमारी जो क्लास होगी, कल हम करने वाले हैं मंत्री परिषद। कल का हमारा जो टॉपिक होएगा वो क्या होएगा, मंत्री परिषद। कि मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है और मंत्री परिषद के पास जो शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, वो हमारी रहेगी कल की क्लास में। आज इतना ही रहेगा। आई होप सबको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।